रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर अपॉन ए परपेंडिकुलर। क्या ए परपेंडिकुलर हमेशा ए सी होगा, है ना, हमेशा ए सी नहीं होगा, ए सी हो भी सकता है नहीं भी, बट नेट एक्सीलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। ये हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर में समझ लिया था। फिर सर्कुलर मोशन में कितने एक्सीलरेशन होते थे, कौन कौन से, एसी और एटी। एसी का काम क्या था, सर्कुलर मोशन में गोल गोल घुमाना, मतलब डायरेक्शन को चेंज करना। और एटी का क्या काम था, एसी का काम था उसकी स्पीड को चेंज करना। कौन सा वाला एक्सीलरेशन नेसेसरी है फॉर सर्कुलर मोशन, एसी इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन, ठीक है। और एटी अगर नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। अगर एटी नहीं होता था, एटी जीरो होता था, तो उस सर्कुलर मोशन को हम क्या बोलते थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एसी का फॉर्मूला क्या था, वी स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर। और एटी का क्या फॉर्मूला था, अल्फा आर या फिर डीवी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब आते हैं डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में। अभी हम काइनेमेटिक्स की बात कर रहे थे, अभी तक हमने ये बात बोली नहीं थी कि पार्टिकल क्यों घूम रहा है, किसने घुमाया पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो अभी हम इसके डायनामिक्स पे आ गए हैं। अब डायनामिक्स पे अगर हम बात करें तो हमें पता है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो घूमने के लिए उसे कौन सा एक्सेलरेशन चाहिए, एसी। सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होना चाहिए। लेट्स से ये वी स्पीड से घूमे जा रहे हैं और वी की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मान लेते हैं फॉर द टाइम बिंग, है ना। वी अपने पास कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो हमें पता है सेंटर की तरफ क्या रहेगा, एक एसी। अब अगर सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी होनी चाहिए। एक्सेलरेशन खुद से तो नहीं आ जाएगा, एक्सेलरेशन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से। तो एक सेंटर की तरफ मतलब हमें समझ में आया एक फोर्स भी होनी चाहिए, फोर्स टुवर्ड सेंटर एफसी। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही वो चीज़ है जिसने एसी को प्रोड्यूस किया। मतलब एक ऐसी फोर्स जो पार्टिकल को क्या काम कर रही है, सिर्फ घुमाने का काम कर रही है, उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। तो एफसी अपने पास क्या होगा, एफसी सिंपल हो जाएगा मास टाइम्स ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या फिर हम बोल सकते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या फिर एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये होगा अपने पास सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नॉन फंडामेंटल फोर्स। नॉन फंडामेंटल फोर्स का मतलब फंडामेंटल फोर्स होती है अपने पास कौन कौन सी, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। ये सब फंडामेंटल फोर्सेस है, बट इट इज़ अ नॉन फंडामेंटल फोर्स। नॉन फंडामेंटल फोर्स कहने का मतलब ये है कि ऐसा नेचर में ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स आएगी इसको प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। अपने आप नहीं घूमने लग जाएगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक स्टोन लिया, स्टोन से एक थ्रेड बांध दिया और उसको ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ, तो किस फोर्स की वजह से मैं घुमा पा रहा हूँ उसको, टेंशन की वजह से। तो इस केस में क्या किया, टेंशन ने प्रोवाइड करी कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये तुम्हें समझना होगा कि ये जो फंडामेंटल फोर्स होगी, इस फोर्स का मतलब नॉन फंडामेंटल फोर्स है, हमें पता है इस फोर्स का काम क्या है, सिर्फ घुमाना। और हम जानते हैं अगर फोर्स पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन में होती है तो वो उसके स्पीड को चेंज कर देती है, उसके डायरेक्शन के अपोजिट होती है, जैसे फ्रिक्शन होती थी तो स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी। मतलब ये फोर्स कैसी रहनी चाहिए, हमेशा परपेंडिकुलर रहनी चाहिए पार्टिकल के मोशन या वेलोसिटी की डायरेक्शन के, ठीक है। और हमेशा कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स आएगी इसको प्रोवाइड करने के लिए। जैसे अगर स्ट्रिंग के हेल्प से घुमाया तो कौन सी फोर्स थी, वो टेंशन फोर्स। अब जैसे अपनी जो अर्थ है, अर्थ के आसपास कौन घूम रहा है, मून घूम रहा है। तो मून को घूमने के लिए भी भाई अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो फोर्स चाहिए। वो फोर्स कहाँ से मिली उसको, घूमने वाली फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड अर्थ। ऐसी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, घूम रही है तो भाई डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और वहाँ पे कहाँ से मिलेगी वो, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अपनी जब कार होती है, जब कार को हम सर्कुलर टर्न पे मोड़ते हैं, उस केस में कौन सी फोर्स जो होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, सबको समझ में आ रहा है या नहीं। अगर जब कार को हम सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं, वहाँ पे कौन सी आई फंडामेंटल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आई है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे सोचो अगर बर्फ की रोड बनी हुई है, आइस की रोड है, और हम अचानक से अपना स्टीयरिंग मोड़ दें तो अपनी कार किधर होगी, बाहर की तरफ चली जाएगी। मतलब अगर अब क्या है, अगर मान लो अब अगर हमें आइस हटा दी हमने तो हमें पता है हम ईजिली टर्न ले सकते हैं।
तो ईजिली टर्न ले सकते हैं, मतलब सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लगी उस केस में, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो जब हम टर्न लेते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है। तो यही है, अभी इन सब चीज़ों की बात करेंगे। तो वही वाला केस है, जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास अर्थ है, मून घूम रहा है v स्पीड के साथ, तो यहाँ पर हम बोलेंगे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड करी है, ग्रेविटेशनल ने, है ना, F ग्रेविटेशनल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम जानते हैं वो क्या होता है, mv²/r, और ग्रेविटेशनल फोर्स अपने पास क्या हो जाएगी, g मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय r², ये हो जाएगा। ऐसी केमिस्ट्री में जब सर ने पढ़ाया होगा तुम्हें, मतलब रदरफोर्ड मॉडल वगैरह पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे बोला होगा कि अगर इसको घुमा रहे हैं तो घुमाने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के बराबर हो जाती है। वहाँ पे बस ऐसे बता के छोड़ देते हैं क्या है क्यों है, कुछ नहीं बताया जाता। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, यहाँ पर अगर हम बात करें जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स नॉन फंडामेंटल है, मतलब कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स आएगी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए। वहाँ पे वो फोर्स कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हम बोलेंगे FC इज इक्वल्स टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। बाकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह हम पढ़ेंगे क्लास 12th में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने पास इनके बीच में होगी K(Q1Q2)/r², और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगी, mv²/r। अब यहाँ पे मान लो किसी स्टोन को हम घुमा रहे हैं, स्टोन यहाँ पे फिक्स है, और इसमें क्या होगा, टेंशन, इधर ही टेंशन, इधर की तरफ ही कौन है, FC एक्चुअली में क्या है, टेंशन ही सेंट्रीपिटल फोर्स है यहाँ पर। तो T इज इक्वल्स टू FC, तो यहाँ पर टेंशन हम बोल देंगे कि ये कितना हो जाएगा, mv²/r, ठीक है। अब मान लो एक क्या है कि ऐसे इंक्लाइन प्लेन है अपने पास, इंक्लाइन प्लेन है, और ये इस तरह से है, कुछ रास्ता ऐसे है, समझ रहे हो, जैसे इसको बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। रोड्स क्या होती है ना, थोड़े हाईवे वगैरह साइड से थोड़े उठे हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, अगर अपन ने कोई भी कार है अपनी, इस कार को सर्कुलर टर्न लेना है तो बिना फ्रिक्शन के भी ये सर्कुलर टर्न ले सकती है, क्योंकि सर्कुलर टर्न लेने के लिए हमें बस एक सेंटर की तरफ फोर्स चाहिए, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा इसका। तो हमने देखा यहाँ पर इधर क्या है, नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल यहाँ पे ये थीटा होगा n sin थीटा। तो यहाँ पे अपने पास सेंटर की तरफ फोर्स आ गई n sin थीटा। तो n sin थीटा हमें यहाँ पर सर्कुलर पाथ में मूव कराने में हेल्प कर देगा, n sin थीटा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें पहले लिखो, अब जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें लिखो, पहले हेडिंग लिख लो, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा ये बताओ, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन आता है, या सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आती है, हु इज द कॉज, सर्कुलर मोशन की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स आई, या सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन आया, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन आया। तो कॉज कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द कॉज ऑफ सर्कुलर मोशन, not the circular motion is the cause of centripetal force। पहले तो यही लिख लो, centripetal force is the cause of circular motion, पहला पॉइंट, centripetal force is the cause of circular motion, centripetal force is the cause of circular motion, centripetal force is the cause of circular motion, but circular motion is not the cause of centripetal force, but circular motion is not the cause of centripetal force, but circular motion is not the cause of centripetal force। लिख लिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is a non-fundamental force, it is a non-fundamental force, so to provide centripetal force, so to provide centripetal force, so to provide the centripetal force, a fundamental force
फंडामेंटल फोर्स विल एक्ट, फंडामेंटल फोर्स विल एक्ट, ठीक है। नॉन फंडामेंटल, फंडामेंटल फोर्स वो है जो अपने आप से लगती है, किसी की जरूरत नहीं होती, जैसे टेंशन है, फ्रिक्शन है, एमजी है, अपने आप लग जाती हैं। नॉन फंडामेंटल जो अपने आप नहीं लगेगी, कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स, जैसे एमजी हो गया, नॉर्मल हो गया, इनके बीच का अट्रैक्शन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी अपने को नॉन फंडामेंटल फोर्स। लिख लिया? अब ये बना लो डायग्राम, ये फॉर्मूला लिख लो। तो हमेशा याद रखना कि जब भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी तो कोई ना कोई फंडामेंटल फोर्स होगी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। क्या भाई तुम इसको स्केल लेके बैठे हुए हो? स्केल बैन है ना, क्लास में बताया था ना। अब तो नोट नहीं कर रहा, पीछे आके खड़ा हो गया है। कर लिया? दिखाइए ये वाली चीजें कहाँ नोट करी हुई हैं। एक डायग्राम नजर आ रहा है मेरे को बस, यहाँ पे 4-5 बनवा दिए मैंने। तीनों करें इसने, भविष्य देखियो। चलो अब और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इधर इधर आ जाओ। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? यह है सूडो फोर्स है सर्कुलर मोशन वाली, ठीक है। जैसे देखो, सुनो यहाँ पर, मान लो ये एक डिस्क थी, डिस्क, इस डिस्क को स्ट्रिंग के थ्रू एक सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं, ठीक है। और सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हैं तो हमें पता है कि भाई अंदर की तरफ क्या लगेगा, एक एक्सेलरेशन होगा, होगा नहीं होगा? पहले तो टेंशन तो लगेगी लगेगी अगर स्ट्रिंग है तो। यही वो फोर्स है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अगर सेंटर की तरफ है तो हमें ये भी जानते हैं इसका सेंटर की तरफ क्या होगा, एक एक्सेलरेशन होगा। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना होगा? AC। अब सोचो अगर हम इसी पे डिस्क पे बैठ जाएं, डिस्क पे जाके बैठ गए, तो हम कैसे ऑब्जर्वर हैं, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? क्योंकि अपने पास एक्सेलरेशन है तो हम कैसे ऑब्जर्वर हैं? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल है तो हम कौन सी फोर्स लगाएंगे? सूडो फोर्स क्या होती थी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और सूडो फोर्स किधर लगती थी? फ्रेम की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा किधर लगेगी? सेंटर से बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कितनी लग जाएगी? मास ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज m, मतलब ये जो डिस्क है इसका मास m है, इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम जो कि कितना होगा? AC होगा, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल से करेंगे, इट मींस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि जो भी पार्टिकल घूम रहे हैं हम उसी के ऊपर बैठ गए हैं और वहां से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी अगर हम इसको देखें डिस्क को? डिस्क पे लेफ्ट की तरफ फोर्स क्या है? टेंशन। और राइट की तरफ फोर्स क्या है? मास टाइम्स ऑफ AC। तो T इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ AC। तो यही हो गया भाई, जो कि कितना हो जाएगा अपने पास? mv²/r। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट क्या है? सूडो फोर्स है ये सर्कुलर मोशन की। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो हमेशा किधर लगेगी? आउटवर्ड लगेगी, है ना, रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रेडियली इनवर्ड होता है, तो उसके जस्ट अपोजिट लग जाएगी। नोट कर लो, बस इतना ही है इसमें। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो MAC लगेगा, एक और लग जाएगी लेकिन MAT भी लगेगा तब, OV। सब करेंगे, सारे केस करेंगे, घबराना नहीं है। फिलहाल जो बताया जा रहा है बस वो नोट करो। यहाँ पे देखो, कार है या जो भी है उसको V स्पीड से आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। V स्पीड से आगे जा रही है, इसमें बोला है कि हाईएस्ट चांस किधर है कांटेक्ट लूज करने के ग्राउंड के साथ, ठीक है। मतलब नॉर्मल के जीरो होने के चांस कहाँ पे ज़्यादा है, ये तुम्हें बताना है। करो जल्दी, मतलब नॉर्मल किधर जीरो होने के चांस ज़्यादा है। कांटेक्ट तभी छूटेगा जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा। करो करो, दूसरों की बातों में नहीं आना है, ये जो भी बोल रहे हैं तुम अपना करो। यहाँ पे नॉर्मल किसके बराबर होगा? पहले केस में mg के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पर mg के बराबर नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक और फोर्स आ जाएगी। कौन सी? सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, कुछ भी लगा सकते हो। सेंट्रीफ्यूगल से बस चीज़ों को कर पाना थोड़ा सा ईजी होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल से ही कर लेना। सेंट्रीपिटल से भी कर सकते हो, दोनों से ही कर सकते हैं। पहले केस में तो क्लियर है सबको ही, ऊपर नॉर्मल है नीचे mg है। इसमें देखें तो इसमें भी ऊपर नॉर्मल नीचे mg, ऊपर नॉर्मल नीचे mg।
ठीक है। तो देखो अगर सेंट्रीपिटल से करोगे तो कैसे लिखोगे, सेंट्रीपिटल से अगर मैं करूँगा मैं लिखूंगा फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर की तरफ फोर्स कौन सी है, mg, और अपोजिट कौन है, नॉर्मल। तो Fc मेरे पास हो जाएगा mg माइनस नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन में r। तो यहाँ से तो नॉर्मल आ रहा है mg माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल से है। अगर सेंट्रीफ्यूगल से करूँगा तो सेंट्रीफ्यूगल से मैं सीधा बोलूँगा भाई ये अपने पास कार है, मास m है, v स्पीड से आगे जा रही है, तो नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल, और सेंट्रीफ्यूगल किधर लगेगी, बाहर की तरफ, तो ऊपर की तरफ ही क्या लग जाएगी अपने पास, सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ऊपर की तरफ ही हमने लगा दी एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ से इक्वेशन बनाऊँ तो नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन में आर इज इक्वल्स टू एम जी। तो देखो इधर से भी सेम इक्वेशन आ गई, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर। जो भी तुमको ईजी लगे तुम उससे कर सकते हो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल ईजी लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल करो, सेंट्रीपिटल ईजी लग रहा है सेंट्रीपिटल से करो। ऐसे यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रीफ्यूगल किधर लग जाएगी इसमें, नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर इधर की तरफ होगा इसका, तो सेंटर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। क्या यहाँ पे नॉर्मल जीरो हो सकता है, यहाँ तो नॉर्मल क्या है, सीधा सीधा एम जी, नॉर्मल कॉन्स्टेंट है, तो कोई चांस ही नहीं है कॉन्टैक्ट लूज होने का। यहाँ पे भी अगर देखें तो एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे भी एम जी में समथिंग ऐड हो रहा है, तो नॉर्मल कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ भी कॉन्टैक्ट छूटने के चांस खत्म हो गए। यहाँ पे देखें तो एम जी माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर, यहाँ पे एक कंडीशन बनती है कि अगर स्पीड ज़्यादा हुई तो हो सकता है एम जी और एम वी स्क्वायर आर बराबर हो जाए, और उस केस में नॉर्मल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कॉन्टैक्ट छूटने के सबसे ज़्यादा चांस किधर है, इधर है, ठीक है। और देखो ऐसा ब्रेकर वगैरह पे होता है, जैसे अगर अपन बाइक वगैरह बहुत स्पीड से निकालें तो बाइक में जनरली क्या होता है, बाइक का पीछे वाला टायर थोड़ी देर के लिए हवा में रह जाता है, क्या है कभी ऐसे साइकिल के साथ भी होता है, ठीक है। अब देखो अगर लेकिन तुम आप भैंस वैंस पे चढ़ के जा रहे हो, ब्रेकर पार कर रहे हो, तो ऐसा फील नहीं होगा, वो अलग केस है, ठीक है। लेकिन बाइक, साइकिल या कार में भी ऐसा होता है, कार भी अगर बम्प से ज़्यादा अगर तेज़ से चली जाए तो नॉर्मल ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, इसलिए जनरली ब्रेकर आता है तो हम स्लो कर लेते हैं। देखो एक डैमेज वाली बात अलग है, और दूसरा ये भी है कॉन्टैक्ट खत्म होने वाली बात। तेज़ स्पीड में निकालोगे तो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाएगा और कार हवा में दिखेगी। और ये सारी चीज़ तब ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, जैसे अगर तुम हरियाणा रोडवेज वगैरह की बस में कभी बैठे हो ना, है ना, तो वहाँ पे कभी पीछे वाली सीट पे जाके बैठ जाना, और फिर जो ब्रेकर आएंगे सीधा ऊपर ऊपर हवा में उछलोगे, हो सकता है तुम बस की छत से भी लग जाओ। किसी किसी का स्कूल बस वाला भी ऐसा होता है, देखो ड्राइवर जो पहले एनर्जी ड्रिंक लगा के बस चलाते हैं, उस केस में ये फील हो सकता है। फील किया है ये कभी, पीछे वाली बस में बैठ के, बस की पीछे वाली सीट पे बैठ के। तो देखो उनका सीक्रेट अलग है, लेकिन सीक्रेट क्या है उनका, उनका सीक्रेट है एनर्जी ड्रिंक, जू 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 पहुंच गए। लेकिन सबसे कम एक्सीडेंट भी हरियाणा रोडवेज वालों के होते हैं, ये बात तो है। क्या, हाँ हाँ बैठा हूँ भाई मैं, मज़ा नहीं आता बट डर बहुत लगता है वहाँ पे, वो तो है। बस थोड़ा सा स्टेयरिंग इधर होना, फिर मज़े ही मज़े, जीवन के असली मज़े पता लग जाएंगे फिर। टेंशन इन स्ट्रिंग, इसको जस्ट रिलीज किया है यहाँ से, ठीक है। 1 kg का है, 2 मीटर स्ट्रिंग की लेंथ है, बॉब का मास 1 kg है, बस रिलीज किया। यू हैव टू फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। काफ़ी इजी प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल आधे बच्चे सही करेंगे, आधे बच्चे गलत करेंगे। देखो इस पर एक फोर्स तो क्या लग रही है, mg लग रही है। mg कितना हो जाएगा, 10 होगा, है ना। अभी ठीक है, से रिलीज करते ही हमें पता है ये इस पाथ पे जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा तुम्हारे पास, किधर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ आएगा जस्ट रिलीज करते ही। तो हमेशा जो कंपोनेंट्स किए जाते हैं वो करे जाते हैं अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स होंगे वो टेंशन के कंपोनेंट नहीं करने, हमें mg के कंपोनेंट करने इधर, और यहाँ की तरफ रहेगा t। तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा अपने पास, 37 डिग्री, 10 cos 37 8, 10 sin 37
6, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी अपने पास, 8 न्यूटन। तो कंपोनेंट हमेशा अलोंग एक्सीलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में किए जाते हैं। तो 12.5 गलत है। जिसने भी टी कॉस 37 को mg के बराबर कर दिया उसका गलत है। हो गया भाई, कर लिया नोट। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सेम सवाल बट डिफरेंट। इस बार पार्टिकल 5 मीटर पर सेकेंड से मूव भी कर रहा था। देखो भाई, यहाँ पर mg 20, कंपोनेंट इधर और इधर, ये वाला एंगल कितना है अपने पास 20 cos 37 कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 12। और इसमें सेंट्रीपिटल से किया है तुम लोगों ने या सेंट्रीफ्यूगल से? सेंट्रीफ्यूगल लगाई है मोस्ट ऑफ द बच्चों ने, तो इधर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगा देते हैं। mv² तो 2 इंटू 25 का स्क्वायर, और लेंथ कितनी है अपने पास 2, तो ये कितनी आ जा रही है 25। अच्छा 5 का स्क्वायर, हाँ 25 हो जाएगा। 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो टेंशन अगर हम देखें तो टेंशन इधर इधर कितनी है 16 भी है और 25 भी है। तो टेंशन इज इक्वल टू 16 प्लस 25 दैट इज 41 न्यूटन। तो इतनी टेंशन अपने पास आ गई। देखो सिंपल था, सेम वैसा ही था लास्ट प्रॉब्लम की तरह, बस mv²/r और लगा दिया हमने सेंट्रीफ्यूगल। हाँ तो सेंट्रीपिटल से भी होगा। अब भाई अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हमें इधर की तरफ क्या होगा AC होगा, फिर हमें ये mv²/l नहीं दिखने वाली। फिर हम क्या बोलेंगे, फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज इक्वल्स टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। फोर्स टुवर्ड्स सेंटर क्या है टेंशन, और ये क्या है अवे फ्रॉम सेंटर, -16 इज इक्वल्स टू 2 इंटू v²/r, तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 आ गया 41। हो गया भाई, हो गया सबका। अब देखो नेक्स्ट है अपने पास कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम देखा है तुमने? पार्टिकल ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है या नहीं? तो इसके पास अगर हम देखें वाई डायरेक्शन में तो बैलेंस है, तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन एक्स में तो घूम रहा है, ये घूम रहा है तो एक्स में एक्सेलरेशन होगा। एक्स में कौन सा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, मतलब जो कंपोनेंट होंगे वो किस किस डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मतलब एक्स, और एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मतलब वाई। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे वो एक्स में होंगे और वाई में होने वाले हैं। तो देखो इधर ध्यान से नोट नहीं करना, इधर समझ लो पहले। इधर की तरफ टेंशन लग रही होगी, ठीक है, नीचे इस पे क्या लगेगा mg लग रहा होगा, और ये जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा उसका रेडियस कितना होगा r। टेंशन के अगर कंपोनेंट करें सोहम खड़ा हो जा, खड़ा हो जा जल्दी से। टेंशन के अगर कंपोनेंट करें तो यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा थीटा। ये कितना हो जाएगा t cos थीटा, और सेंटर की तरफ क्या आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करी, t sin थीटा ने, क्योंकि सेंटर की तरफ फोर्स कौन है t sin थीटा। तो एक काम तो हम कर सकते हैं कि t sin थीटा किसके बराबर होगा अपने पास FC के बराबर, मास टाइम्स ऑफ a सेंट्रीपिटल के बराबर। या फिर अगर सेंट्रीफ्यूगल से करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इधर की तरफ क्या लग रही होगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी FC, है ना। तो t sin थीटा इज m टाइम्स ऑफ AC। एक तो ये इक्वेशन मिल गई, और y में इक्वेशन क्या मिलेगी हमें y डायरेक्शन में t cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, ये y डायरेक्शन में मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखें t sin थीटा और मास टाइम्स ऑफ, इधर क्या डिफाइन करते हैं ना, इधर बोला जाता है कि ये घूम रहा है, ओमेगा डिफाइन करते हैं जनरली हम यहाँ पे, ठीक है, या v भी डिफाइन कर सकते हो। अच्छा अगर इस टाइम पे देखें इसकी स्पीड तो ऐसा लगेगा ये बाहर की तरफ आ रहा है पार्टिकल इस मोमेंट पे, तो इसकी स्पीड जो होगी वो कैसी होगी अपने पास आउटवर्ड नॉर्मल। तो इसकी स्पीड को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि आउटवर्ड नॉर्मल जो होगी वो इसकी स्पीड होगी v, और यहाँ पे क्या लगेगा ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो अंदर की तरफ इसकी स्पीड दिखाएंगे, और होगी कितनी v इज इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, ठीक है। ओमेगा वही है कि जिस भी एंगुलर वेलोसिटी से घूमे जा रहा है इसके अबाउट ऐसे ओमेगा होगी इसकी, ठीक। ओमेगा की डायरेक्शन अगर मैं बोलूँ तो ओमेगा की डायरेक्शन ऊपर वाली होगी, ओमेगा वेक्टर इधर होगा, ठीक है।
ओके तो यहाँ पर हमें टी साइन थीटा पता लग गया कि टी साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चलो अभी एम वी से ही कर रहे हैं तो वी वगैरह ही लिख लेते हैं। इट इज़ एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और टी कॉस थीटा किसके बराबर है अपने पास, एम जी के बराबर। एक तो ये होता है कभी कभी इसमें थीटा पूछ लेता है कि बताओ थीटा क्या होगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, दोनों को डिवाइड कर दिया, और इधर से क्या आएगा एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, और नीचे क्या आ जाएगा एम जी, एम से एम कैंसिल हो गया, तो देखो टेन थीटा एक तो आ गया क्या वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी दे रखा है तो ठीक है पुट कर देंगे। आर की वैल्यू क्या होगी इन टर्म्स ऑफ एल बता सकते हो, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल, ये जो रेडियस है किसके बराबर होगा, आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल एंड थीटा, अरे भाई इतना सिंपल चीजें तुम नहीं देख पा रहे हो, क्या करोगे। एल है, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होगा एल कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा एल साइन थीटा। तो आर अपने पास कितना है रेडियस ऑफ पाथ एल साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी, या वी स्क्वायर बाय रेडियस नहीं दे रखा और लेंथ दे रखी है तो एल साइन थीटा इंटू जी हो जाएगा, ठीक है ये हो गया। अभी लेकिन हमें इसका टाइम पीरियड वगैरह और निकालना है, टाइम पीरियड क्या होगा ओमेगा क्या होगा वो निकालना है। ओके तो टाइम पीरियड के लिए हमें पता है कि टाइम पीरियड के लिए हमें ओमेगा चाहिए क्योंकि टी इज 2 पाई बाय ओमेगा, तो पहले ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा के लिए वी को किससे रिप्लेस कर देंगे, अरे ओमेगा के लिए वी को किससे रिप्लेस करेंगे ओमेगा आर से, तो टेन थीटा मैंने लिखा था वी स्क्वायर बाय आर जी, इसको लिख लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर ओवर आर जी, तो आर से आर कैंसिल हो गया, क्या बन गया ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा स्क्वायर रहने दिया, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास एल साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से देखो टेन थीटा को भी अब लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अपने पास ये आएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल साइन थीटा ओवर जी। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, अरे होगा या नहीं होगा भाई, तो साइन थीटा से साइन थीटा जब कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास ओमेगा क्या मिल जाएगा साइन थीटा कैंसिल, तो ओमेगा तुम्हारे पास मिल जाएगा रूट ओवर जी अपॉन एल कॉस थीटा, तो ये इसका ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो टी होता है अपने पास 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये होगा 2 पाई रूट एल कॉस थीटा ओवर जी, ये इसका इतना टाइम पीरियड होगा। मेंस में ये डायरेक्टली पूछा हुआ है, टाइम पीरियड भी पूछा हुआ है इसका, ओमेगा भी पूछा हुआ है और थीटा भी पूछा हुआ है, तीन सवाल तीनों इसी से पूछे हुए हैं, ठीक है नोट करो। चलो पड़ोसियों से देखो अब जिसका नहीं हुआ, पड़ोसी का नहीं हुआ तो आगे वाले पड़ोसी पीछे वाले पड़ोसी साइड वाले पड़ोसी, कोई पड़ोसी ने तो किया होगा। देखो इधर सुनो, ये देखो ये वही वाला झूला है जिसपे अभिवंत, ये 10वीं वाले बच्चे हैं राघव, ये सब झूलते हैं, ठीक है। तो तीन बच्चे थे अपने पास, एक का नाम था अभिवंत, एक था राघव, और ये 10वीं वाला और कौन है मोदी जी अपने अर्नब मोदी, ठीक है। B1 B2 B3 वो घोड़े वाला झूला होता है ना, उस पे ये बैठे हुए हैं तीनों। हमें ये बताना है इन तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन डरा हुआ होगा, सबसे ज़्यादा कौन डरेगा, जिसको स्पीड ज़्यादा लगेगी, तो वही बताना है कि तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन डरा हुआ होगा, ओके। और ये जिस भी जानवर पे बैठे हुए हैं उसकी बम है, साइड व्यू दिख रहा है अपने को, अरे 3 इडियट्स वाला नहीं देखा है वो जैसा उसमें होता है, तो ये घोड़े का बैक व्यू है, तीन बच्चे इसमें बैठे हुए हैं, जल्दी बताओ। अभिवंत डर जाएगा, सबसे ज्यादा कौन डरा हुआ होगा बस ये बताना है। अभिवंत, अच्छा इतना श्योर। ओमेगा से घूम रहा है ये झूला, समझ रहे हो, ऐसे गोल गोल घूमे जा रहे हैं। तीनों का मास मास से कुछ लेना देना है भी नहीं वैसे, मास वैसे इक्वल ही होगा, तुम्हारा आसपास ही होगा। कितना है तेरा मास जो लगे, तुम दोनों का कितना है, वेइंग मशीन पे खड़े हुए हो कभी
50.5 इतना भारी है तू अभिवंत? पता नहीं, हाँ वही 50 किलो के आसपास ही होगे फिर तुम तीनों। 45 का होगा। वेइंग मशीन पे जाके वे करो। कहाँ होती है होती है ना, कहीं भी होती है, दुकान वाले में जो आटे वाले नहीं होते, मुझे बोले भैया 2 मिनट बिठा दो मेरे को इस पे। बट डरेगा वही ज़्यादा जिसको सबसे ज़्यादा क्या फील होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, mv²/r, मतलब जिसको स्पीड सबसे ज़्यादा हुई, या m ω²r। तीनों के लिए ओमेगा तो सेम ही है, तो वहाँ पे कंपेयर करना अपने लिए ईजी है। F = m ω²r, तीनों के मास भी हमने सेम ले रखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। तो सबसे ज़्यादा r किसका है, अभिवंत का r है, तो सबसे ज़्यादा यही डरा हुआ होगा। और बाकी देखो तुम इनके फेस से भी देख सकते थे कौन सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। देखो फेस से भी पता लग रहा है सबसे ज्यादा कौन डरा हुआ है, अभिवंत, देन राघव। मोदी जी चिल है, मोदी जी चिल ही रहते हैं क्या भाई। स्पीड की भी बात करें तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड 3 की सबसे ज्यादा होगी, देन 2 की, देन 1 की, ठीक है। ओमेगा तीनों के लिए सेम होगा, ω3, ω2, ω1, है ना। और ये वैसे ही निकाला है, v = ω/r से। ओमेगा सेम था, तो जिसका r ज्यादा उसकी स्पीड भी ज्यादा, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसकी कम, इसकी सबसे कम। नेक्स्ट, ये देखो जेई मेन का फेवरेट सवाल है ये। क्या बोला है, फाइंड आउट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। एक सर्टेन डिस्टेंस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो बोला है ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सो दैट ब्लॉक रेस्ट पे रहे विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, मतलब फिसल के नीचे ना गिरे, तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। √μg/r आ रहा है, तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, रेडियस वगैरह नहीं पता हुआ है हमें, बोला है कि रेस्ट पे रहना चाहिए, तो हम क्या मान लेंगे, मान लो बिल्कुल फिसलते फिसलते एक्सट्रीम पे पहुंच गया, अब इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पर फोर्सेस देखें तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन F, और बाहर की तरफ इस पर क्या लग रहा होगा, m ω²r लग रहा होगा या नहीं। अच्छा फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, स्टैटिक या काइनेटिक, फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक, स्टैटिक रहेगा क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, इट मींस देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन ब्लॉक एंड द डिस्क, तो इसीलिए स्टैटिक लगेगा। अच्छा अगर रोके रखना है तो हमें पता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू किससे बड़ी होनी चाहिए, m ω²r से बड़ी होनी चाहिए। फ्रिक्शन अगर हम बोलें तो फ्रिक्शन होता है अपने पास म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल, शुड बी ग्रेटर देन m ω²r, तो मतलब यहाँ पर म्यू और नॉर्मल कितना होगा इस केस में, mg, म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू m ω²r, m से m कैंसिल, तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा होगा म्यू g/r शुड बी ग्रेटर देन ω², इट मीन्स यहाँ पर √μg/r should be greater than or equals to omega, it means omega is less than or equals to μg/r, तो ओमेगा √μg/r से कम होना चाहिए, तो मतलब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू होगी रूट के अंदर μg/r, ठीक है। अच्छा अगर ये बताओ कि ओमेगा अगर ओमेगा मैक्स से कम होता तब क्या होता, ओमेगा अगर ओमेगा मैक्स से कम होता तो क्या ये ब्लॉक रेस्ट पे होता या नहीं होता, होता। क्या ये बिल्कुल एज पे होता या उससे पहले ही कहीं रेस्ट पे हो जाता, उससे पहले ही कहीं हो जाता, तो हम बोलेंगे ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू डिस्क, है ना। अगर ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा मैक्स है तो इस केस में क्या है अपने पास, ब्लॉक इज एट रेस्ट एट, कहाँ पर, एट एज ऑफ द डिस्क, है ना। अगर ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स होगा तब क्या हो जाएगा, ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा मैक्स हुआ तो क्या होगा, उस केस में किसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन की या ω²r की, m ω²r, तो उस केस में ब्लॉक क्या करेगा, फॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ब्लॉक फॉल्स ऑफ,
सेम सेम बट डिफरेंट। क्या डिफरेंट है, कोई बता सकता है? अल्फा आ गया, अल्फा आ गया, इट मीन्स ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, अब ओमेगा भी चेंज होता जा रहा है टाइम के साथ। यू हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा की बतानी थी, सो दैट ब्लॉक किस पे रहे, रेस्ट पे रहे। तो ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम यहाँ पर मानेंगे ब्लॉक की जस्ट एज पे अगर पहुंच गया है। तो इस केस पे अगर मैं देखूं तो भाई मेरे को नजर आएगा इसके पास दो दो एक्सिलरेशन होंगे। कौन कौन से? सिंस अल्फा भी है, मतलब इसके पास ए टेंजेंशियल भी होगा, ए टेंजेंशियल होगा अल्फा आर, और इधर की तरफ ए सेंट्रीपिटल होगा ए सी, है ना, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा अपने पास। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं यहां से इसका टॉप व्यू देख रहा हूँ, टॉप व्यू। तो इसका टॉप व्यू मेरे को नजर आएगा एक डिस्क की तरह, और ये डिस्क मेरे को नजर आएगी घूमती हुई किस डायरेक्शन में, ये मेरे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्क घूमती हुई नजर आ रही है। ओके, ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने मान लिया कि जो अपना मास है वो जस्ट एज पे पहुंच गया है। अब मैंने बोला था दो एक्सिलरेशन होंगे, दो एक्सिलरेशन होंगे, तो भाई इसके पास दो क्या होंगी, फोर्स भी लगेगी इस पे। कौन कौन सी? एक तो टेंजेंशियल फोर्स लग रही होगी, एफ टेंजेंशियल, और सेंटर की तरफ क्या लगेगी, एफ सेंट्रीपिटल लगेगी। तो यहां पर देखो क्या होगा, यहां पे अगर मैं तुमसे फ्रिक्शन पूछूं तो फ्रिक्शन ना एफ सी की डायरेक्शन में लगेगा इधर, ना एफ टी की डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन यहां पर एक एंगल पे लगेगा, मान लो एफ सी से वो थीटा एंगल बना रहा है और तब फ्रिक्शन लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन को दो काम करने हैं, एक तो उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करनी है, और फ्रिक्शन को यहाँ पर टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड करनी है। दैट्स वाई फ्रिक्शन ना एफ सी की डायरेक्शन में ना एफ टी की डायरेक्शन में, फ्रिक्शन रहेगा इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो यहां से मैं फ्रिक्शन बोल सकता हूं कि फ्रिक्शन की वैल्यू होगी रूट ऑफ एफ टी का स्क्वायर प्लस एफ सी का स्क्वायर। ओके, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा मैक्सिमम के लिए म्यू एम जी हो जाएगी। और ये एफ टी को मैं लिख सकता हूँ मास टर्म्स ऑफ ए टेंजेंशियल, तो ए टेंजेंशियल होगा अपने पास अल्फा आर, तो एम अल्फा आर का होल स्क्वायर, और एफ सी अपने पास रहेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, तो एफ सी एम ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। ओके, तो ये हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा ही निकालनी थी। अब हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, एम कॉमन लेके ना काट ही देते हैं। तो इधर से हो जाएगा म्यू जी, एम कॉमन लेके काट दिया, तो इधर रूट में क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये बच जाएगा तुम्हारे पास ओमेगा की पावर 4 और आर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ओवरऑल अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा म्यू जी का स्क्वायर, या फिर म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 4 और आर स्क्वायर। तो ओमेगा यहाँ पर तुम्हारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और माइनस का अल्फा स्क्वायर, और पूरे की पावर आ जाएगी 1/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा मैक्सिमम। तो यहां पर हमको एक बात पता चली कि फ्रिक्शन ना एफ टी की डायरेक्शन में होता है ना एफ सी की डायरेक्शन में होता है, फ्रिक्शन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होता है। वहीं अब तुम्हारा सवाल होगा, अगर सर हम इसको सेंट्रीफ्यूगल से करते तब कैसे करते? भाई अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल से भी करते ना तो भी सेम ही रिजल्ट आता। सेंट्रीफ्यूगल से देखो हमारे पास क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर की तरफ होती, बाहर की तरफ एफ सी, है ना। सेंट्रीफ्यूगल के केस में क्या होता, ऐसा समझो अगर मैं इस ब्लॉक पे खड़ा होता तो मेरे को दो दो एक्सिलरेशन फील होते, एक तो एटी फील होता और एक एसी फील होता। तो एसी की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगा दी मास टाइम्स ऑफ एसी, और इधर की तरफ एक फोर्स लगा दूंगा एम टाइम्स ऑफ एटी। ठीक है, तो एफ सेंट्रीफ्यूगल अपने पास हो गया एम टाइम्स ऑफ एसी, और एफ अपने पास टेंजेंशियल जो आ जाएगा वो आ जाएगा एम टाइम्स ऑफ एटी। तो यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर जा रहा है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, फ्रिक्शन जस्ट इसका अपोजिट लग रहा होगा, फ्रिक्शन जस्ट इसके अपोजिट लग रहा होगा। तो सेंट्रीफ्यूगल से भी देखो सेम डायग्राम बन रहा है जो सेंट्रीपिटल से बना। तो प्रॉब्लम को तुम कैसे भी अप्रोच कर सकते हो, जो भी तुमको बेस्ट लगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सारे मासेस सर्कुलर मोशन कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, सेम वैसा ही है जैसे ये लोग झूले पे झूल रहे थे। तो इस स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है क्या होगी, और इस वाली स्ट्रिंग में ही बतानी है टेंशन क्या होगी। ठीक है, ओमेगा से ये पूरा सिस्टम इस कोई रॉड है उस फिक्स रॉड के अबाउट घूमे जा रहा है इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। इस तरह से इनका सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। ए पर क्या नज़र आ रहा होगा तुमको, ए का अगर फ्री बॉडी डायग्राम में देखूं तो ए वाले ब्लॉक पे मेरे को नज़र आ रहा होगा, एक तो इधर की तरफ क्या लगेगा T1, है ना, और पीछे से क्या लग रहा है इस पे T2, और सेंट्रीफ्यूगल से अगर मैं करूं तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, कितना होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसका मास कितना है 2, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर, और आर कितना हो जाएगा रेडियस 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 16। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल रही है, T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस 16। बी का फ्री बॉडी डायग्राम, बी पे बताओ कौन कौन सी फोर्स है,
एक तो टेंशन लग रही है T2 लेफ्ट की तरफ, और एक इधर की तरफ फोर्स क्या है, m ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मास कितना है 2 kg, ओमेगा कितना है 2 का स्क्वायर, और ये किस रेडियस के सर्कल में घूम रहा है 4 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारे पास 32। तो T2 तो सीधा सीधा पता लग गया कि T2 अपने पास कितना है 32 न्यूटन। यहाँ से T1 आ जाएगा 32 + 16, तो 48 T1 हो जाएगा। अपर और लोअर स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है। देखो एक मास m है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये बैलेंस्ड है, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल फिक्स है इसका। अरे क्लास के बाद में बांटियो, अभी नहीं। इधर देखो हॉरिजॉन्टल लेवल फिक्स है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा है ये, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। तो इसमें बोला है कि भाई इस वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है डेट इज T1, और नीचे वाली स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T2 है। यू हैव टू फाइंड आउट T1 एंड T2। करो, कैसे करोगे, इक्वेशन ही बता दो। इक्वेशन देखो क्या बनेगी इक्वेशन, सुनो इधर चेक करना इक्वेशन अपनी। इधर क्या रहेगा, टी का कंपोनेंट करेंगे तो कितना होगा T1 cos थीटा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा। ऐसे ही नीचे की तरफ इसका ये वाला एंगल भी क्या रहेगा थीटा, तो ये रहेगा अपने पास T2 cos थीटा, और नीचे की तरफ एक फोर्स क्या लग रही होगी mg। ये क्लियर है सबको, ठीक है। सेंटर की तरफ देखें तो इधर क्या आएगा T1 sin थीटा और T2 sin थीटा, तो T1 sin थीटा और T2 sin थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल लगा दोगे तो बाहर की तरफ, जो कि हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। r क्या रहेगा रेडियस, ये वाला रेडियस रहेगा। r की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, r की वैल्यू l cos थीटा या l sin थीटा, l sin थीटा। तो दिस इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r की जगह l sin थीटा लग देंगे। y डायरेक्शन में अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो T1 cos थीटा इज इक्वल्स टू T2 cos थीटा और प्लस में mg। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, T1 sin थीटा प्लस T2 sin थीटा इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l sin थीटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर T1 एंड T2, क्योंकि दो इक्वेशन है, दो अननोन है। T1 T2 अननोन थे, बाकी सब तो नोन ही है इधर। हुआ तेरे से, गुड, होना भी चाहिए। देखो ऐसे ही करते रहना चाहिए। वो तो देख लेना, देखो ये थीटा साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, तो T1 इज इक्वल्स T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l। T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू, अच्छा यूजिंग 1 तुम लोग बोल रहे हो, हाँ ठीक है ये भी सही है। तो T1 माइनस T2 आ जाएगा अपने पास mg ओवर cos थीटा, ठीक है। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो T1 आ जाएगा, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं तो अपने पास होगा 2T1 इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर l प्लस mg सेक थीटा लिख लेते हैं इसको। तो T1 की वैल्यू आ जाएगी m ओमेगा स्क्वायर l प्लस mg सेक थीटा अपॉन 2। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू आ जाएगी मेरे ख्याल से m ओमेगा स्क्वायर l माइनस mg सेक थीटा अपॉन 2, है ना, यही आंसर है।